साधक ने उस केस में क्या किया, उसने बुद्धि स्तंभन का और आसन स्तंभन का प्रयोग किया। और उस प्रयोग में उसने क्या किया, एक मरी हुई लड़की की शमशान की राख मंत्रोच्चारित करके एक अल्कोहलिक ड्रिंक में डालकर उस व्यक्ति को पिलाया, जिसके पीते ही वो उसके बाद 10 साल बिस्तर पे बेड रिडन रहा। उसने चूज़ किया उन बच्चों को दिखना, और वो उनको दिखने लगी। होता क्या था, जब भी वो उन्हें दिखती तो बच्चों में एक अजीब सा डर ऑब्वियस है जो देखते हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस बात को शेयर करना शुरू किया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब बच्चे बहुत परेशान होने लगे। लिटरली जो बेटा था उसका कहना यह था कि वो जब पढ़ाई करता है या लेट के पढ़ाई करता है तो वो उसकी कमर पे आके बैठ जाती है। और जो लड़की थी उसका कहना यह था कि वो उसे इंसिस्ट करती है कि मेरे साथ खेल। अब उन बच्चों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ और डर हो गया। जैसे बॉल रखी है तो अपने आप हिल के उनके पास पहुंच गई। कोई चीज़ है जो बच्चों के खेलने की है, खिलौना अपने आप गिर गया या टूट गया या चलने लगा। उनको बचाना ज़रूरी था। ऐसे भी कई केसेस हैं जहां हमने एंटिटीज़ को हटाकर और उनको उनकी मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की है, हटाया है। बट जहां नहीं हट सकती वहां सरेंडर समाधान है। So Gunjan ji, first of all, a big welcome to our podcast show. Thank you so much for inviting me to the show. Most welcome sir. आपसे ना सर काफ़ी टाइम से मिलने की इच्छा थी। मैं बैक टू बैक आपकी टीम को अप्रोच कर रहा था कि सर से मिलना है। रीज़न बीइंग कि आपके बारे में ना बेसिकली किसी के थ्रू सुना, और आपकी कोई पावर्स के बारे में नहीं, बट द वे यू हैंडल केसेस, नेगेटिविटी केसेस हो या फिर नॉलेज प्रोवाइड करने का, लोगों ने बताया कि एक बहुत इजी चीज़ों से समझाते हो आप। और जिस तरीके से आप, जो आपके पास नेगेटिविटी हैंडलिंग के केसेस आते हैं और अलग तरह के केसेस आते हैं, आप उनको बहुत डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हो। तो मेरे को जानना था कि गुंजन जी के पास ऐसे कौन सी नॉलेज है, क्योंकि देवी देवताओं को हर कोई पूज रहा है, जप रहा है, बट आपको ऐसी कौन सी नॉलेज के ऊपर आप काम कर रहे हो कि वो जो केसेस हैं वो पॉजिटिविटी 100% क्योरनेस की तरफ जा रहे हैं। तो आज आप, थैंक यू सो मच, आप अवेलेबल हुए प्लेटफॉर्म पे। सर, भूत प्रेत, आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे भी व्यूअर्स आए दिन रेगुलर पॉडकास्ट कंज्यूम करते होंगे। आपके हिसाब से इन चीज़ों में रियलिटी किस तरीके की है, और आपके पास इसमें अलग क्या चीज़ है जो आप इस इंडस्ट्री में आए? पूरे पॉडकास्ट पे हम बहुत सारे केसेस, बहुत सारी स्टोरीज हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट, गुंजन जी कौन है और इस जर्नी की, इस हॉरिफाइंग जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई? बेसिकली जैसे मेरा ये था कि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव अभी भी शायद पूरे तरीके से नहीं करता, बट आप जैसी पर्सनैलिटी से मिलकर लगता है कि नहीं, कुछ है, कुछ ऐसी वाइब्स महसूस होती है, या कभी कभार कुछ शेडोज दिख पाती है, चाहे सपने में क्यों ना दिखे। तो आप लोग इतने लेवल पे, इस लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप लोग रेगुलर इन चीज़ से डील करते हो, तो ये सर पॉसिबल कैसे हो पाता है? आपने कुछ अलग हटके किया है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से? आपने अलग से टाइम दिया? बेसिकली आपकी जर्नी कैसी रही है, बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिवम जी, मुझे बुलाने के लिए। जर्नी कैसे शुरू हुई और मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, बोलना है तो मैं ये बोल देता हूँ कि भाई ठीक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आई एम सर्विंग ह्यूमैनिटी फॉर मोर देन 20-25 ईयर्स। एक साधक हैं और जीवन भर साधना की कोशिश की है और वही आगे भी करेंगे। ये स्टार्ट बहुत एक्चुअली अर्ली एज में हुई। माय फादर वाज इन द सेम फील्ड, और वो बहुत मतलब उन्होंने, वैसे तो बाय प्रोफेशन ही वाज अ रिटायर्ड बैंक मैनेजर, मतलब बैंक मैनेजर थे, वहाँ से रिटायर हुए एंड बट उन्होंने इनकी साधनाएं की थी, विद्याओं को साधा था, बहुत एंटिटीज़ को साधा, और बहुत लोग उनके पास आते थे। जो सबसे बड़ी बात थी उनकी वो ये थी, नेवर चार्ज्ड अ सिंगल रुपी फ्रॉम एनी ऑफ हिज क्लाइंट टिल डेट, जब तक वो जिए और जब तक उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व किया। तो बहुत छोटी एज से, हम बचपन से ये सब चीज़ें देखते हुए बड़े हुए, तो जब आप बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हो थोड़ा सा आप मतलब रिबेल हो जाते हो, लगता है ऐसा कुछ है भी या नहीं है। बट हाँ, एक क्रिया वो जो अक्सर करते थे, जो हमारे सामने कभी कभी हुई, जनरली वो चीज़ें हमारे सामने नहीं करते थे क्योंकि हम बहुत छोटी एज थे और बच्चे थे, तो या तो वो क्लाइंट के घर जाकर करते थे या बहुत रेयरेस्ट केस में अपने घर पर करते थे।
तो एक क्रिया जो मैंने अक्सर उनको करते हुए देखा, जो मुझे बहुत सरप्राइज करती थी, दैट वाज कि वो जैसे सपोज आपके घर गए हैं और आपके यहाँ कुछ इशू है, तो उन्होंने आपसे एक लोटा मंगाया, आप ही से कुछ चावल मंगाए और एक नाइफ, नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला सब्जी वब्जी काटने वाला नाइफ। उसके बाद उस नाइफ को उस चावलों में डाला और कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ने के बाद उस नाइफ से उस लोटे को उठा लेते थे, विच वॉज एक्चुअली ए बिग सरप्राइज। आप अपने घर में ट्राई करना, इट इज़ इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली नाइफ निकल जाएगा। नाइफ निकल जाएगा, लोटा भरा हुआ है, चावलों में वजन है, नाइफ थोड़ी उसे उठाएगा। और उठाकर तब तक, जब तक वो चाहते थे तब तक उसे होल्ड करके रखते थे, और एक मोमेंट के बाद जिनके घर गए हैं, जिनके घर क्रिया की है, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उनके हाथ में उसको पकड़ाते थे और उनसे पूछते थे कि आप बोलो तो इसे छोड़ दूं। और जब वो बोलते थे तो वो कुछ मंत्र पढ़ते थे, वो लोटा नीचे अपने आप गिर जाता था। तो छोड़ दूं मतलब किससे बात करते थे उस टाइम? जैसे आपके घर गए हैं और आपके घर पे कोई क्रिया की है, कोई एंटिटी है जिसको उन्होंने उस लोटे पर होल्ड किया है, तो उनसे पूछते थे कि आप बताओ, अब इसे छोड़ दूं, हटा दूं यहाँ से? ओके। और वो कहते थे हाँ जी अब हटा दीजिए। तो उनको महसूस करा के और उसके बाद उसे हटा देते थे, तो वो लोटा अपने आप नीचे गिर जाता था। तो दिस वाज एक्चुअली सरप्राइज। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो जो बहुत सारी चीज़ें मैं रिवील तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, छोटी एज में ये एक सरप्राइज था। बहुत टाइम तक मुझे लगा कोई ट्रिक है, कैसे होता है, आज भी नहीं पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। पर कोई विद्या थी उनकी जिसके माध्यम से वो ये कर पाते थे। तो छोटी एज थी, सोचा था ये पता नहीं क्या है, तो रिबेल थोड़ा सा हो गए थे। बट आई डोंट नो, जब आप किसी चीज़ के लिए चुने गए हो तो आपको उस तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो मैंने 9th क्लास में पोमेस्ट्री स्टार्ट की सीखनी। पोमेस्ट्री सीखते सीखते फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम सामुद्रिक विद्या कहते हैं, उसे सीखा। उसके बाद पैरानॉर्मल साइंस, मेरे फादर मेरे गुरु थे। उसके बाद और भी मेरे गुरु हुए जिनसे हमने सीखा, और हम कॉन्टिन्यूस आज तक भी सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते मुझे लगता है पूरा जीवन निकल जाएगा, सीखना जारी रहेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताइए प्लीज़। मैंने ये सुना है कि जो भी साधक होता है या जो भी इस इंडस्ट्री में आता है, अध्यात्म में आता है, उनको एक बाय बर्थ ब्लेसिंग होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अचीव करने में इतने साल लग जाते हैं कि ऑलमोस्ट उसकी पूरी एज निकल जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब एक बाय बर्थ ब्लेसिंग होती है या फिर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग साधना करके और पूजा पाठ करके एनर्जीज को अचीव कर सकता है आपकी तरह? देखिए, ब्लेसिंग 100% होती है, लेकिन ब्लेसिंग के बाद आपके कर्म आपकी जीवन की किसी भी यात्रा का निर्धारण करते हैं। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा है, तो आपकी इंटेंशन और आपके कर्म किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही ये तय करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी इंटेंशंस को प्योर रख सकते हो और अपने कर्मों पर पूरी ईमानदारी से आप चलते हो, तो नो डाउट कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन आज की डेट में जितना आसान ये सुनने में लगता है, उतना आसान आज की डेट में क्या कभी भी नहीं था। आजकल तो मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ फैंटेसी। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो लोग फैंटेसी में इन चीज़ों को देखते हैं। उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो अधूरा ज्ञान है या आधी अधूरी नॉलेज, वो ज्ञान ना होने से ज़्यादा खतरनाक है। और पैरानॉर्मल साइंस में अगर आपने किसी विद्या को पूरी तरह नहीं सीखा है, उस पर पूरा अध्ययन नहीं किया है, और आप उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, और आप किसी की पास जाकर उसको सेवा कर रहे हो या उसको मिसगाइड कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से दुष्कर्म है। उसकी सज़ा आपको या आपके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। तो बी श्योर कि आप कैपेबल हो किसी की हेल्प करने के लिए। तो मैंने अगर इतनी यात्रा में आपको बताया कि मैं सीखा है, तो मैं मानता हूँ मैं आज भी सीख रहा हूँ। नोबडी इज़ परफेक्ट, एवरीवेयर देयर इज़ अ मास्टर अपॉन यू। तो जो पहले किसी देवी देवता को या फिर कोई साधना करके इन सुपर नेचुरल पावर्स को अचीव करता है, उसके बाद वो इन चीज़ों का अगर मिसयूज़ करे सर, तो मिसयूज़ करना कर्मों को दूषित करना है, और जिसकी सज़ा आपको ही नहीं आपके परिवार को भी मिलती है। वही एनर्जीज देती है। एनर्जीज नहीं है। देखिए, मैं आपको क्या बताता हूँ। पहली चीज़ तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हम हर बार देवी देवताओं की, शक्तियों की, एंटिटीज़ की बात करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने शुरुआत ही किसी एंटिटी को सिद्ध करके करी है, वो एक अलग मैटर है। आप साधक हो,
आप अगर माँ काली के साधक हो तो माँ काली की आपने साधना की, उसको सिद्ध किया, वो अलग मैटर है। बट जो नॉलेज है वो विद्याओं से आएगी। जैसे काली का सिद्धि अगर आप कर रहे हो तो आपको काली को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। और काली को जानने के बाद काली को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अमेजिंग। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे काली कुल, काली के कुल क्या है? काली के 2 कुल हैं, एक श्री कुल है और एक काली कुल है। ओके। काली कुल में 3 रूप आते हैं जो कि काली के तामसिक, यांत्रिक और तांत्रिक स्वरूप को दर्शाते हैं, और श्री कुल में सात्विक काली के रूप हैं। तो जो आपकी छिन्नमस्तिका है, माँ तारा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शमशान वाली काली जिसको आप लोग जानते हो, वो यांत्रिक और तांत्रिक काली में आती है। आपको विद्याओं को माध्यम से एंटिटीज को सिद्ध करना है, एंटिटीज के माध्यम से विद्याएं सिद्ध नहीं होती। ओके। तो अगर काली का सिद्धि एक विद्या है तो काली के अलग अलग स्वरूपों को आपको सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे श्री कुल में बगलामुखी भी आ रही हैं और भी दूसरी कालियों के स्वरूप आते हैं, तो वो अलग हैं। लेकिन जो दूसरे स्वरूप हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें अलग प्रोसीजर है। तो विद्याओं पे चलकर हम किसी एंटिटी को सिद्ध करें तो हमारी ताकत ज़्यादा बड़ी है। और कोई भी एंटिटी आपको केवल 3 रूप में मिलती है। ये बात भी मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट पर रिवील कर रहा हूँ आज, मुझे बाय चांस, आई डोंट नो, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे दिमाग में आई है। कोई भी एंटिटी आपको 3 रूप से मिलती है, रोग में, जोग में और भोग में। रोग क्या है? किसी ने किसी पर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और उसे रोगी बना दिया, तो वो एंटिटी उसके साथ है और उसे रोगी बना रही है, ये हो गया रोग में। दूसरा, जोग में, आपने साधना की, आप जोगी हो, आपके गुरु ने आपको दिया, वो मिला आपको जोग में। और मिला भोग में, किसी ने आपको कुछ खाने में मिलाकर कोई चीज़ दे दी और आपने उसका सेवन कर लिया, तो वो मिल गया भोग में। तो एंटिटीज ऐसा नहीं है बाजार में पड़ी है, सड़क पे पड़ी है, आपने उठा ली, ऐसे मिलती हैं। और जिन एंटिटीज को हम सिद्ध करते हैं, अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप बिना गुरु के सड़क पे चलते हुए आपको लग रहा है आप किसी भी एंटिटी को सिद्ध कर लोगे, तो आप गलत रास्ते पे हो, आपका मार्ग गलत है और इसका हर्जाना आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो इन विद्याओं को, इन चीज़ों को इतना सरल ना लिया जाए, इनको फैंटेसाइज ना किया जाए, इनको समझा जाए, जाना जाए, ताकि आप इनसे जो बेनिफिट मानव जीवन को, ह्यूमैनिटी को मिल सकता है, हम ले पाए। तो जैसे हर किसी के एक स्टार्टिंग का फेज होता है। अब जैसे आप जैसे इमेंस पर्सनैलिटीज़ के साथ रह के कुछ सीख के थोड़ी बहुत इन वाइब्स को मैं फील कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। आपकी लाइफ में वो फेज कब आया, और जब फर्स्ट टाइम में आपने किसी एंटिटी डील करी, उसको देखा, तो मन में डर लगा या फिर आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि नहीं ये ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि एक भूत प्रेतों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बात करना और उनको अपने सामने देखना है, जैसे आज तक फॉर एग्जांपल हम माँ काली की बात करते हैं, लोग अलग अलग वर्णना करते हैं माई की, माई का स्वरूप ऐसा है, हॉरिफाइंग है, कोई बहुत सात्विक स्वरूप, प्यारा गौरी रूप का वर्णन करता है। तो आपको पहली बार जब वो एंटिटीज वगैरह से हुआ तो कैसा था दिमाग के अंदर कि नहीं मैं कर सकता हूँ और ये एंटिटीज सर्वाइव करती है और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इनके लिए? आप कितने भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आपका पहला एक्सपीरियंस होता है। और जब आप किसी एंटिटी से पहली बार रूबरू होगे तो नो डाउट आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस अलग होंगे। तो पहली बार मैं शमशान सिद्धि कर रहा था अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, और वो 3 रातें मुझे शमशान में बितानी थी, ओके, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 साल का, आज मैं उसे बच्चा कहूँगा, मैच्योर नहीं होता, और सीखने की एक ललक थी या ईश्वर का आशीर्वाद। चले गए शमशान में। तो पहली रात जब मैं सिद्धि कर रहा था तो मुझे मेरे गुरु से निर्देश मिले थे कि सिद्धि के समय आपको हो सकता है कुछ ऐसा अनुभव हो जो आपको डराए, या आप किसी
को देखो, तो वो गुरु ने मुझे ऑलरेडी अवेयर किया था, बट उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में और सरल शब्दों में ये बात कह दी थी, तो इतना मेरे दिमाग में इम्पैक्ट था नहीं। और क्योंकि मैं अपने फादर को देखते हुए बड़ा हुआ था, तो हमें पता था ऐसा कुछ होता है, लोग महसूस करते हैं। द मोमेंट आई वॉज डूइंग इन बिटवीन, बिल्कुल बीचों बीच में था जब हमने सिद्धि की, और रात के लगभग 1-1:30-2 बजे की बात होगी, तो अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ मेरे सामने खड़ी है। महसूस हुआ? बिल्कुल महसूस हुआ, कोई वाइब्रेशन। देखो, आप आंख भी बंद करोगे ना, कोई आपके आगे से गुजरेगा तो आपको पता लगता है। बिल्कुल। तो मुझे महसूस हुआ, तो डर ने मेरी आंखें खोल दी, और जब मैंने देखा तो आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट द हाइट ऑफ द एंटिटी। आप उसको देख पा रहे थे? मैं उसे देख पा रहा था, और उस एंटिटी की हाइट मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाके ख़त्म हो रही है, और एक डर एकदम बहुत ज़्यादा मन में आ गया था, और लगा था कि बस उठूं। इतनी देर में मेरे गुरु ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, और उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कंटिन्यू। मतलब उन्होंने अपने शब्दों में कहा अपनी विद्या सिद्धि जारी रखो, मंत्र पढ़ते रहो। फिर बस आँख बंद की, और उसके बाद जैसे कुछ एकदम स्मूथ हो गया सब कुछ, कुछ दिक्कत नहीं, मेरी बॉडी मुझे लगता है हल्की हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एंड अगले 2 दिन वॉज केक वॉक। फिर धीरे धीरे समझ आया कि एंटिटीज़ कैसे आपको आप महसूस करते हो, फिर उनसे कैसे डील करना है, ये सब सीखा। तो सर, ये लोग अलग अलग कैलिबर पे जस्टिफाई करते हैं, ये एंटिटीज़ जो भी किसी पे छोड़ी जाती है या आपको दिखती है, ये जेन्युइन तरीके से, मतलब मैंने जितना सीखा, कहते हैं एक ऊर्जा है, आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अपने कर्म के अनुसार बनती है। वो किसी के साथ गलत कर रही है तो नेगेटिव बोल देंगे, वरना ऊर्जा तो ऊर्जा है। तो सच में पीड़ित होती हैं अतिरिक्त आत्माएं, जो लोग वर्ड बोलते हैं, ये सच में अतिरिक्त होती हैं और ये भटकती हैं बुरी तरीके से? देखिए, अलग अलग एनर्जी सिस्टम है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये होती हैं या नहीं होती हैं। आपने शुरू में भी मुझसे पूछा था प्री पॉडकास्ट में, और मैं अभी भी आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, और उसको कहने से पहले भी मैं एक बात बोल रहा हूँ कि शिवम जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी गुरु हो, कोई भी मार्गदर्शक हो, आपका तर्क संगत जवाब देना, लॉजिकल आंसर करना। आप अगर आज की डेट में अपने किसी फॉलोअर को या किसी को जिसको आपसे मदद चाहिए, आप उसको बोल रहे हो कि ये सिर्फ कर लो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इज रॉन्ग। ओके। आप उसके सवालों के जवाब दो, और वो भी लॉजिकल। ओके। अब उसका अतिशयोक्ति वर्णन कितना हुआ है, कितना उसके नाम से भ्रम फैलाया हुआ है, और कितना उसको गलत इंटरप्रिटेट किया हुआ है, ये अलग मैटर है। अब बात करते हैं स्पिरिट्स की, आत्माओं की। कुछ आत्माएं अतृप्त आत्माएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं उन पर भी बात की जा सकती है। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सिर्फ आत्माएं हैं, ठीक है। अतृप्त या तृप्त अलग अलग मैटर है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जिनको होल्ड कर लिया है, जिनको सिद्ध कर लिया है, और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो इस्तेमाल होना चाहती थी, हमने उन्हें एक एनर्जी के सिस्टम में इस्तेमाल किया। जैसे अभी आपने कहा कि हमने एक एनर्जी को इस्तेमाल किया नकारात्मक उद्देश्य से, तो वो ऊर्जा है। एक बात जो सबसे पहले समझने की है वो ये है कि लोगों को अगर ऐसा लगता है, मैं आपकी ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ, मुझे नहीं पता और लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये एंटिटीज आपके और मेरे जैसे दिखती हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके। हमें चलते फिरते इंसान और ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि आपके बीच में इंसान खड़ा है, हमारे को भी इंसान दिख रहा है। एक ऊर्जा है, उसका आकार भी होता है, उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस के माध्यम से हम उन्हें पहचानते हैं, उसके आकार को भी हम समझ पाते हैं, और उसके एनर्जी सिस्टम से हमें उसकी ताकत का और कमजोरी का पता लगता है, और इन वाइब्रेशंस के माध्यम से ही हम उनसे संपर्क बिठाते हैं। ऐसा नहीं है मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ चलो भाई चलो यहाँ से चले जाओ, तो उसने सुन लिया और वो चली गई। हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि का उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, पर ऐसा नहीं। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई व्यक्ति जिसकी डेथ साउथ इंडिया में हुई है, चेन्नई में, जो बचपन से साउथ इंडिया में रहा है, चेन्नई में रहा, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी का कोई शब्द आता ही नहीं, और मैं उससे कह रहा हूँ संस्कृत के श्लोक पढ़ के हिंदी के चलो चलो यहाँ से जाओ, हो जाएगा? अगर मैं एक तर्क की बात कर रहा हूँ, अगर हम कह रहे हैं कि आत्मा ने सुना और सुन के चली गई, तो उसको तो मेरी भाषा ही समझ नहीं आ रही ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए एक एनर्जी सिस्टम है,
इससे कम्युनिकेट करने के हमारे मंत्र हैं, हमारी सिद्धियां हैं, जिसके माध्यम से हम उन तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं और उनसे उनकी बात हम तक पहुंचती है। वो क्या चाहते हैं, हमें उनसे कैसे व्यवहार करना है, ये सब इसी बात पे डिपेंड करता है कि हमने उनको डायग्नोज कैसे किया है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जैसे मरा उन्हीं कपड़ों के अंदर दिखाई देगा और वो कट के मरा तो उसका हेड कटा हुआ होगा या हाथ कटा हुआ होगा, आपको बस वो ऊर्जा फील होगी और अपनी किसी भी स्वरूप में आपको दिख सकती है। देखिए ऐसा होता है, ये बात जैसे जिसका सर कटा है, अगर वो सर कटे के रूप में दिख रहा है तो वो दिखाई देगा सर कटे के रूप में, बट ऐसा नहीं जैसा आप और मैं सोच रहे हैं। ओके। उसकी प्रेजेंस उसी तरीके से आएगी, उसकी एनर्जी वही आकार लेगी। आकार से आप उसे पहचान सकते हो। आप उसके हो सकता है कभी कभी आपको उसके ऊपर कुछ रंग दिखाई दें, जो हो सकता है जिस समय उसकी मृत्यु उसके वस्त्रों के रंग थे, या जो जनरली वो कपड़े पहनता था, या उसका जो जनरल नेचर है उस वस्त्रों के रंग हो, तो वो अलग मैटर है। बट ऐसा नहीं है जैसे आप और मैं बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, मुझे लगता है जिसे नहीं फैलाया जाना चाहिए। तो जैसे मैं ऑडियंस को पहले ही बताना चाहता हूँ पॉडकास्ट के बीच में कि गुंजन जी काफ़ी सालों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में भूत प्रेत के बारे में बात करते हैं। आई नो हमारे काफ़ी सारे ऑडियंस बैक टू बैक हमारी टीम को कॉल करते हैं कि उनके घर में प्रॉब्लम्स है, ऑल ऑफ द सडन उनके घर में कोई बीमार पड़ रहा है और लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है, गंदे सपने आ रहे हैं, दबाव पड़ रहा है और काम धंधा ऑल ऑफ द सडन चलते चलते बंद हो गया है। तो गाइज गुंजन जी काफ़ी सालों से इस फील्ड के अंदर है और वो इन एनर्जी से बात कर सकते हैं, और मैंने जितना इनके बारे में सुना है ये प्रॉपर 100% को हील अप करके देते हैं। द मेन गुड थिंग कि ना ये उन एनर्जीज़ को, उन चीज़ों को मार पीट के ज़बरदस्ती नहीं निकालते। मैंने जब इनके बारे में सुना तो ये ना बहुत ईजी तरीके से उनके सामने चरण मस्तक हो गए, उनको हाथ जोड़ के उनको ट्रीट करते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो केस सर बहुत सारे केसेस होंगे आपके पास, कभी कोई ऐसा केसेस या फिर आपके पास एक नॉर्मल ऐसा एग्जांपल है जो आपके पास यूजुअली आता हो, सो दैट हमारे कोई ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कोई परेशान, वो लिंक कर सके कि जिसके घर में किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया तो किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और कुछ ऐसी रूट कॉजेज जो और पॉडकास्ट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे लोग बताने से डर रहे हैं या फिर बताना चाहते नहीं हैं। ऐसे क्या क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं और गुंजन जी का तरीका क्या है उनको बहुत इजी तरीके से हील अप करने का, ताकि ना लोग ऐसा ना हो कि आज शिवम अग्रवाल के पास से ट्रीट होने जा रहे तो कल गुंजन जी के पास जाएं और फिर किसी और के पास जाएं। एक पेशेंटली उन सिम्टम्स को रखते और इजी तरीके से वो हील अप हो पाए, उनकी फैमिली ठीक हो पाए। ये बताइए प्लीज। मेरे को जो सबसे ज़्यादा केसेस हैंडल करने को है, लोगों को लगता है वशीकरण सबसे ज़्यादा है। वशीकरण के भी बहुत केसेस हैं, वशीकरण को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, पर सबसे ज़्यादा केसेस स्तंभन क्या है। स्तंभन क्या होता है, और मैं अपनी एक केस स्टडी के साथ आपसे शेयर करता हूँ। तो स्तंभन क्या है, स्तंभन का में अलग अलग किस्म के स्तंभन होते हैं। एक होता है बुद्धि स्तंभन, तो जिसकी बुद्धि को स्तंभ की तरह एक जगह रोक दिया, ओके, उसे बोलते हैं बुद्धि स्तंभन। जिसे दूसरा होता है आसन स्तंभन, तो जिसका शरीर एक जगह रोक दिया जाए, आसन में, एक ही आसन में उसे रोक दिया जाए, उसे बोलते हैं आसन स्तंभन। अब क्या होता है इसमें, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से घर में कोई सदस्य ठीक ठाक चलता फिरता और उसे पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस में बुद्धि स्तंभन और आसन स्तंभन दोनों का प्रयोग है। ओके। और आसन स्तंभन में कई बार ऐसा होता है कि शरीर काम करना बंद करता है लेकिन बुद्धि चलती रहती है, और बुद्धि स्तंभन में कई बार ऐसा होता है बुद्धि काम करना बंद कर देती है या शरीर काम करता है। अब ऐसे केसेस हमने बहुत सारे देखे हैं पैरालिसिस के, जिसमें दोनों चीज़ें भी हो जाती हैं। ओके। एक केस स्टडी थी, दो ब्रदर्स थे और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। अब इसमें ना एक मैसेज आज मैं और दूंगा इस केस स्टडी के माध्यम से कि किसी मेंटोर का, किसी साधक की जिम्मेदारी क्या है। हुआ क्या कि उनमें से किसी एक के मन में लालच था और उसको वो प्रॉपर्टी हथियानी थी। टेक्निकली जो प्रॉपर्टी थी उसमें दोनों भाइयों का शेयर था, और उसको वो प्रॉपर्टी, उसके मन में लालच आया क्योंकि जो दूसरा भाई था जिसका हिस्सा था उसकी केवल 2 बेटियां थी। ओके। और इसके 2 बेटे थे।
इसको लगा भाई उसकी तो 2 बेटियां हैं, जो ह्यूमन मेंटालिटी है हमारी मैन मेड जो सोसाइटी है, उसको लगता है बेटियों को क्या चाहिए, बेटियां शादी करके अपने घर चली जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी तरह इससे प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। अब वो एक साधक के पास गए और उन्होंने कहा भाई हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उनको ये प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो चुपचाप प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर दें। ओके। अब ये समझिए शिवम जी, उसने ये कहीं नहीं कहा कि आप उसे नुकसान पहुंचाइए, बिल्कुल। ये उसने नहीं कहा उसे फिजिकली डैमेज कीजिए, उसने ये नहीं कहा उसे आप मार दीजिए, राइट। उसने सिर्फ ये कहा मुझे प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करवाना है। हालांकि ये भी गलत है, आप गलत इंटेंशन और नकारात्मक इंटेंशन से गए उसके पास। अब साधक ने उस केस में क्या किया, उसने बुद्धि स्तंभन का और आसन स्तंभन का प्रयोग किया। और उस प्रयोग में उसने क्या किया, एक मरी हुई लड़की की शमशान की राख मंत्रोच्चारित करके एक अल्कोहलिक ड्रिंक में डालकर उस व्यक्ति को पिला दी, जिसके पीते ही वो उसके बाद 10 साल बिस्तर पे बेड रिडन रहा। ही लॉस्ट हिज मेमोरी, बॉडी पार्ट्स चलना बंद हो गए। अच्छा, समझ की बात क्या है कि ऐसा आसन स्तंभन हुआ कि उसके शरीर का हर हिस्सा काम तो कर रहा था पर दिमाग से उसे कोई निर्देश नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बिस्तर पे पड़ गया और मेमोरी डार्क हो गई। कभी भी कुछ भी बोलना, किसी भी व्यक्ति को देख के किसी का भी नाम ले देना और पूरा दिन बिस्तर पे रहना। और अंत में ऐसा हुआ कि उन्होंने लिटरली उससे वो प्रॉपर्टी पेपर साइन करवा लिए। उसकी वाइफ ने उसको साइन किया और प्रॉपर्टी उन्हें मिल गई। लेकिन जीवन भर दूसरे भाई को इस बात का गिल्ट रहा कि उसने अपने भाई को इस परिस्थिति तक पहुंचा दिया जो उसने चाहा नहीं था। अब इस केस में जो साधक ने क्रिया की वो स्तंभन थी, उसको मैं ये मानता हूं नकारात्मक दृष्टिकोण से की गई कोई भी क्रिया गलत है और उसको यहीं भुगतना है। और दूसरे भाई ने एक समय के बाद उसको भुगता, उसको भी एक एज के बाद पैरालिसिस हुआ, उसकी भी मृत्यु उसी तरीके से हुई जिस तरीके से उस भाई की हुई थी, लिटरली। तो आप समझिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस भाई को उन्होंने ये क्रिया करके स्तंभन किया था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कभी ढंग से ये आया नहीं कि इसकी MRI में या CT स्कैन में आए कि इसके साथ इसके दिमाग में कोई क्लॉटिंग है या कुछ है। जीवन भर ये रिसर्च ही चलती रही कि हुआ क्या है। तो आपने इस केस का बताया, आई थिंक काफ़ी सारे व्यूअर्स के हमारे पास बैक टू बैक कॉल्स आते हैं कि लोग ऑल ऑफ द सडन लोगों को कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो जिनके घर पे ये प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल आप उन 2 भाइयों की बात कर रहे हैं, किसी ने किसी के ऊपर किसी को पैसे दे के कुछ भी करके ये काम करवा दिया, तो ये घर के अंदर सिम्टम्स कैसे होंगे और घर की एनर्जी चेंज कैसे होगी, उसके कोर सिम्टम्स क्या है इन चीज़ों के? देखो, इस बात को 2 तरीके से समझते हैं। कोई किसी पर कोई भी चीज, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करता है। एक होता है व्यक्ति विशेष, दूसरा होता है घर पर। ओके, ठीक है। अगर किसी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा पहले से है या किसी ने भेजी है तो उसका प्रभाव घर के हर एक सदस्य पर होगा। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके सिम्टम्स में हम बात कर लेते हैं, जो मैं अक्सर बताता हूँ। सबसे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे घर में हो रही होती हैं और हमें लगता है कि शायद ये बेवजह हैं। तो पहली चीज़, बार बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का खराब हो जाना। ओके। अच्छा, बी लॉजिकल, बी जुडिशियस। गर्मी में आपके पंखा ट्यूब जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं तो बहुत कॉमन है, लेकिन आज आपने फैन ठीक कराया, कल ट्यूब खराब हो गई, कल ट्यूब ठीक कराई है, परसों मिक्सी खराब हो गई, परसों मिक्सी ठीक कराई है, उसके बाद मोटर खराब हो गई। मतलब हर थोड़े दिन में आपके घर में एक आइटम इलेक्ट्रिकल खराब हो गई है। ओके, पहला सिम्टम। दूसरा, बार बार आपका टैप लीकिंग सिस्टम खराब हो रहा है। आज आपने एक नल ठीक कराया, परसों दूसरा खराब हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हमेशा लीक कर रहा है। तीसरा सिम्टम, अगर आपका सीवेज सिस्टम बार बार ठीक कराने के बाद भी ब्लॉक हो रहा है, खराब हो रहा है,
और लॉजिक नहीं समझ आ रहा। देखो, इन सिम्टम्स को जज करने के लिए बहुत जुडिशियसली देखना है। ऐसा नहीं है मैंने बताया कल से आप रिलेट करना शुरू कर दो। तो बी ऑनेस्ट, अगर ये लगातार हो रहा है और बार बार हो रहा है। दूसरा, चौथा, अगर आपके घर में रखी हुई तुलसी बार बार मुरझा जाती है उसका पूरा ध्यान रखने के बावजूद भी, तो ये नकारात्मक ऊर्जा के सिम्टम है। एस्ट्रोलॉजी में इन्हीं सिम्टम्स को राहु दोष के नाम से भी जानते हैं। ओके। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको बार बार महसूस हो रहे हैं तो आप समझिए उस घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है और उसका प्रभाव है जो कि पूरे परिवार के सदस्यों पर आ रहा है। अब परिवार के सदस्यों पे क्या प्रभाव आएगा? बहुत छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से द्वेष हो जाना, बार बार फ्रस्ट्रेशन आना, एक दम घुटना या ऐसी फीलिंग आना कि आप घर में रहना ही नहीं चाहते। आप घर से बाहर निकलते हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो, घर में आते आपको लो लो फील हो रहा है, आपको मन ही नहीं लग रहा आपके घर में, आपको ऐसा लगता है कि एक दूसरे को देखकर आप खुशी नहीं हो रहे परिवार के सदस्यों को। अगर ये सब चीज़ें लगातार आपके घर में हो रही हैं, कोई ना कोई सदस्य हो सकता है हर समय घर का कोई भी सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। अब वो बीमारी टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये तो हुई घर से स्पेसिफिक समस्या। अब घर से स्पेसिफिक समस्या पर एक केस स्टडी अगर आप कहो तो मैं शेयर कर दूं। तो एक घर था दिल्ली में ही, एक मकान था, मैं स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पर एक फैमिली ने उस घर को परचेज किया और वहाँ रहने लगी। अब उस फैमिली में जो हस्बैंड थे, जो मेन, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो वो ही यूज टू स्विच, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स होते हैं ना वो बार बार, तो वो ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्टेट में चले गए और उनके 2 बच्चे थे जो बहुत यंग अडल्ट टाइप थे, 15-16 साल के बच्चे होंगे। वो वहाँ रहते थे, उनकी स्टडी चल रही थी, वो दोनों अकेले रहते थे वहाँ पर। तो जब वो घर लिया उसके थोड़े टाइम बाद ही ना उनको प्रॉब्लम्स आने लगी। उनको एक छोटी बच्ची उस घर में हमेशा दिखाई देती थी। तो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन, सॉरी बीच में पूछ रहा हूँ। अब जैसे आपने पीछे बोला कि सुपर नेचुरल चीज़ों को देखने के लिए और उनको महसूस करने के लिए आपको एक आध्यात्मिक या फिर कोई क्रिया या फिर कोई पद्धति अचीव करनी पड़ती है, क्या किसी एंटिटी या हर किसी एंटिटी में इतनी पावर होती है कि वो सामने वाले को दिख सके? ये पूरी तरह उस एंटिटी पर डिपेंड करता है कि वो किसे दिखना चाहती है। वो जिससे अपना संपर्क साधती है। देखो, मैंने अभी क्या बताया आपको, एंटिटी कैसे मिलेगी? रोग में, भोग में, जोग में। राइट। अगर किसी ने आप पर कोई क्रिया की है और वो एंटिटी आप तक जुड़ गई, आपसे जुड़ गई, आपको पोजेस्ट कर दिया, तो वो आपको दिखाई देगी। हो सकता है घर के बाकी सदस्यों को ना दिखाई दे, या कोई एंटिटी ऑलरेडी उस घर में थी तो वो उसने चूज किया उन बच्चों को दिखना और वो उनको दिखने लगी। होता क्या था, जब भी वो उन्हें दिखती तो बच्चों में एक अजीब सा डर ऑब्वियस है जो देखते हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस बात को शेयर करना शुरू किया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो पेरेंट्स को लगा बच्चे हैं, अकेले रहते हैं, डर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उनकी दादी को बोला कि भाई आप उनके साथ जाके रह लो, जो कि दूसरे भाइयों के साथ रह रही थी, मतलब अपने दूसरे बेटों के साथ। उन्होंने उनको यहाँ भेज दिया, वो वहाँ जाके रहने लगी। दादी को कभी कुछ ना दिखे। अगेन उस एंटिटी ने दादी को अपनी प्रेजेंस ही कभी दर्ज नहीं कराई। अब वो बच्चों ने फिर से कहा पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स ने मुझे संपर्क किया और कहा कि सर आप प्लीज़ जाकर विज़िट करिए। मैंने विज़िट की तो मैंने अपनी विद्याओं के माध्यम से उन वाइब्रेशंस को जज किया, तो मैं बहुत इमीडिएटली उसको देख पाया। मैंने देखते ही उनको बोला कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे है और इसका समाधान करिए, अन्यथा बच्चे परेशान हो जाएंगे। उनको भी लगा शायद मैं बच्चों के इन्फ्लुएंस में आ गया, क्योंकि वो दूर से मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने दोबारा संपर्क नहीं किया और छोड़ दिया। अब बच्चे बहुत परेशान होने लगे। लिटरली जो बेटा था उसका कहना यह था कि वो जब पढ़ाई करता है या लेट के पढ़ाई करता है तो वो उसकी कमर पे आके बैठ जाती है। ओके। और जो लड़की थी उसका कहना यह था कि वो उसे इंसिस्ट करती है कि मेरे साथ खेल। अब उन बच्चों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ और डर हो गया। मतलब लिटरली कभी कभी घर में ऐसा होना, जैसे बॉल रखी है तो अपने आप हिल के उनके पास पहुंच गई। कोई चीज़ है जो बच्चों के खेलने की है, खिलौना अपने आप गिर गया या टूट गया या चलने लगा। ये सब बातें जब उन्होंने पेरेंट्स को बताई तो वो थोड़ा सा उन्हें लगा भाई अब ज़्यादा हो रहा है।
देन दे अगेन कॉल्ड मी, और मैंने उनको बोला कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हो, इससे पहले वो बच्चों पर कोई नुकसान पहुंचाएं, आप इसका समाधान कराइए। दे स्पेशली केम, वो बहुत दूर थे उनकी पोस्टिंग, वो वहाँ से वापस आए, उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए क्या समाधान है। तो जैसे अभी आपने कहा, द वे ऑफ डीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी विद्याओं और साधनाओं के माध्यम से ये महसूस किया कि वो जो एंटिटी थी वो उस घर को कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी जो मृत्यु हुई थी वो उसी घर में डिप्रेशन में आकर, क्योंकि उसके पेरेंट्स के का किसी एक्सीडेंट में डेथ हुई और उसकी मृत्यु उसी घर में डिप्रेशन में आकर हो गई थी, और काफ़ी टाइम तक उसकी बॉडी उस घर में बंद रही। अब उसने उस घर से अपने आप को ऐसे जोड़ लिया कि वो वहाँ से नहीं निकलेगी। उससे पहले भी जो लोग इस घर में आए वो परेशान हुए होंगे, बट प्रॉपर्टी डीलर जनरली चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते, तो इनको पता नहीं था, इन्होंने रैंडमली परचेज किया था। इन्होंने मुझे कहा कि सर क्या समाधान है, तो मैंने कहा समाधान है सरेंडर। सरेंडर एक समाधान है। मैं क्रियाओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति से इतना कर सकता हूँ कि ये आपके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाए टिल अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आपको 6 महीने चाहिए, आपको साल चाहिए, आप लीजिए, बट अल्टीमेट सोल्यूशन है आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ओके। और उन्होंने वही किया, उन्होंने उस जगह को छोड़ा और दूसरा मकान लिया, और उस मकान को लिए हुए भी आज 6-7 साल से ज़्यादा हो गए, और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सब ठीक है। और वो घर आज भी मुझे पता लगा है कि वो बंद है। एक उनके बाद किसी ने एक परचेज किया था और वो भी इमीडिएटली छोड़कर उसे भाग गया था, तो वो घर आज भी बंद है। दिल्ली में रहस्यमयी घर आज भी मौजूद है जिसमें वो एंटिटी आज भी रहती होगी। तो मेरा मानना ये है, आप हमेशा ये मत सोचें कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। एक साधक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो अपने अंदर के मनुष्य को मनुष्य समझे, इंसान समझे, मानव समझे। हमारी पहुंच सीमित है, हमारी ताकत सीमित है, हमारे प्रयास सीमित हैं, और उस सीमित को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। उनको बचाना ज़रूरी था। ऐसे भी कई केसेस हैं जहां हमने एंटिटीज़ को हटाकर और उनकी मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की है, हटाया है, बट जहां नहीं हट सकती वहां सरेंडर समाधान है। जब ये प्रॉब्लम्स किसी के घर के अंदर आती है, तो मैंने कई बार पॉडकास्ट पे गेस्ट के थ्रू जिक्र किया और सेल्फ पॉडकास्ट भी किए कि वो सामने वाले को फिजिकली, फाइनेंशियल, मेंटली तरीके से बर्बाद करती है। बिल्कुल ठीक। और यूजुअली हम ये क्यों देखते हैं कि जब भी हम किसी केस के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले किसी के घर का फाइनेंस खराब होता है, उसके घर में जो उस मुखिया की, उस हेड ऑफ द फैमिली की वाइफ है वो बीमार पड़ती है और घर में कलेश हो जाते हैं। ये एग्जैक्ट सेम सिम्टम्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? वो जो आदमी है वो बीमार नहीं पड़ रहा, वो फाइनेंशियली टूट रहा है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और सारी परिस्थितियां खराब हो रही है। ऐसा ही क्यों होता है? ये कोई एंटिटीज को या फिर कोई XYZ पर्सनैलिटी किसी के ऊपर कुछ छोड़ती है तो ये उन एंटिटीज को कमांड देती है कि ऐसा करना है क्या बेसिकली? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा है जनरली ऐसा होता है। क्यों होता है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं, विद्याओं के आधार पर और कर्मों के आधार पर होता है। तो अगर किसी के घर में किसी तरह के नकारात्मक ऊर्जा है तो ये माना गया है कि वो बच्चों और स्त्रियों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है जल्दी। रीजन बीइंग क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हेड ऑफ द फैमिली या मैन का होता है। ठीक है, उसको हम ऑरा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑरा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड कमजोर है, जैसे हम एक जनरल बात करते हैं, जिसका इम्यूनिटी वीक है वो बीमार जल्दी पड़ता है, इसी तरह जिसका स्टेट ऑफ माइंड कमजोर है वो जल्दी प्रभावित होता है। और बच्चों को ये माना गया है क्योंकि वो प्योर होते हैं, जब तक वो बड़े होते हैं तब तक अशुद्ध होते हैं। बचपन प्योर होता है, शरीर कच्ची मिट्टी है, जैसे चाहो वैसे ढल जाता है, तो उन पर हर चीज़ का ज़्यादा प्रभाव होता है। टेक्निकली भी आप समझो तर्क के साथ कि अगर कोई मौसम का प्रभाव है तो बच्चों पे सबसे पहले होता है, बाकी लोगों पे बाद में, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। दूसरी चीज़,
नकारात्मक ऊर्जा घर को हर तरीके से स्पॉइल करती है और सबसे पहला प्रभाव आदमी की इनकम पर पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी अर्थव्यवस्था या और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगी तो वो सबसे पहले बिखरेगा। और आर्थिक रूप से जब आदमी कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले घर में कलेश स्टार्ट होते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ये भी होता है इंसान की बॉडी और माइंड पर, वो इस तरह का प्रभाव डालते हैं कि वो सकारात्मक सोचना बंद कर देता है। तो जब आप हर समय नकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे, नेगेटिव आपकी एस्पेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव आपकी अप्रोच हो जाएगी, तो आप हर बात में कमी निकालोगे और आप लड़ोगे और घर में बार बार कलेश द्वेष ये सब आना फॉर नो रीज़न, फॉर नो लॉजिकल रीज़न। और इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ऐसा क्यों हमेशा देखने को और सुनने को मिलता है कि जैसे मैंने इंडियन फैमिलीज़ में और खुद की फैमिली की मैं बात करता हूँ, जैसे यूजुअली क्या होता है कि हमारे घर की जो हमारी मम्मी है वो यूजुअली सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करती है। हम आजकल के एज के इतना भरोसा नहीं करते और हमारे फादर अर्निंग के उसमें रहते हैं। जब घर की लेडीज या कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है और दिक्कत भी सबसे ज़्यादा उनको होती है, हमारे पास यूजुअली लोग बोलते हैं कि भैया हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतना जपते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्यों हो रही है? हमारे फैमिली में और कोई कम जपता है उनको तो ना दिखती है ना महसूस होती है। इसका क्वेश्चन मार्क क्या, रीज़न क्या है सर? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, देखो ये तो मैं मानता हूँ कि अगर घर में कोई समस्या है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं घर की नकारात्मकता की, तो वो बच्चों और स्त्रियों पे ज़्यादा फर्क डालती है। अब आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, देखो अध्यात्म पूजा पाठ आपको इन चीज़ों से बचाता है, ज़रूर बचाता है, लेकिन एक सीमा तक। ओके। अब आपके अगर पेट में दर्द है और आपने कॉम्बी फ्लेम ले ली तो आप, और वो दर्द किसी और चीज़ का है, सपोज वो गैस्ट्रिक इशू है, आप कितनी बार जितना ज़्यादा कॉम्बी फ्लेम खाओगे उतना ज़्यादा दर्द बढ़ेगा। रीज़न, क्योंकि कॉम्बी फ्लेम किडनी पर इम्पैक्ट डालती है और एसिड और बढ़ जाता है। ओके। ठीक है, तो टेक्निकली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसी तरह आप अपने मन से जितने भी पूजा पाठ करो उससे आपके घर में और आपको अच्छा प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको किस परेशानी से लड़ने के लिए कौन सी पूजा पाठ की आवश्यकता है और कौन सी दिक्कत या परेशानी में कौन सा मंत्र और कौन सा चालीसा आपके काम आएंगे, वो एक सही मार्गदर्शक और गुरु से पता लगता है। ओके, मतलब सारे मंत्र, सब सारी एनर्जीज अपने तरीके से काम करेगी, अपने तरीके से। एग्जैक्ट आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा घर में प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही। और दूसरा, कई सारे लोग इस चीज़ के लिए भी अप्रोच करते हैं कि हमारे घर में काफ़ी टाइम से फिजिकली मेंटली या फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारी टीम को ये बोलता है कि हमको कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसी पर्सनैलिटी दे दो जो हमको साधना करवाए। तो आप ऑन कैमरा उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको वो साधना वहाँ करनी चाहिए या वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है या बिल्कुल उसका कोई फर्क नहीं मिलेगा उनको? तो घर में कौन सी साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्गदर्शक एंड आपके गुरु पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सात्विक क्रियाएं करने के लिए कहा जा रहा है तो आप करिए। आप घर में सुंदरकांड करा रहे हैं, आप घर के अंदर भागवत पूजा करा रहे हैं, आप घर में हवन शांति करा रहे हैं, सब करिए, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं आपके घर में बलि सिस्टम कराना चाहता हूँ, मैं आपके घर में आपसे ऐसी साधना कराना चाहता हूँ जो शमशान में होती है, या मैं आपसे तांत्रिक मंत्रों की सिद्धि घर में कराना चाहता हूँ, तो ये समझ जाइए ये बहुत बड़ी गलती है। इसका बहुत बड़ा नुकसान पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। एक सही मार्गदर्शक आपको केवल वही काम बताएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। आप इन चीज़ों में पूरी तरह घुस जाओगे तो जीवन भर निकल नहीं पाओगे। मैंने आजकल ये देखा है कि इट इज़ लाइक जैसे वकील साहब हैं, वकील साहब चाहेंगे ही नहीं आपका केस ख़त्म हो, एग्जैक्टली, रोटी ख़त्म। तो जो ऐसा नहीं, अच्छे वकील भी हैं जो करते होंगे मदद लोगों की और करते हैं लोगों तक अच्छा, उनको बचाते भी हैं। लेकिन कुछ जो आदमी जिसकी वही इंटेंशन का फ़र्क है, अगर इसकी इंटेंशन ख़राब है, अगर आपको सपोज एक ऐसा गुरु मिल गया जिसकी इंटेंशन ख़राब है, उसको पता है आपसे बार बार पैसा लूटना, तो वो आपके घर में समस्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होने देगा। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि गुरु ने अपनी ही कोई एंटिटी आपके घर में छोड़ दी। तो सर उस वाले केस के बारे में से मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। अगर उसने कोई शमशान की राख, मतलब या फिर ये कह सकते हैं कि उसी एंटिटी को उनके घर में XYZ तरीके से घुसा दिया और उनका कार्य कैसे भी तरीके से पूर्ण हो गया,
तो क्या ऐसा होता है कि वो अपना कार्य करके वापस उस घर से निकल जाती है या फिर लाइफ टाइम प्रभाव रहता है उनकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर उसका? देखिए, ये अलग अलग एंटिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप एक नॉर्मल स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो केवल व्यक्ति विशेष के साथ है तो उस तक रहेगी। जिसे घर पे छोड़ा गया है वो उस घर में तब तक रहेगी जब तक उसे हटाया ना जाए। और अगर कोई ऐसी एंटिटी है जैसे जिन जिन्नात, अगर उन्हें ड्राइव किया गया है तो वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे, ऐसे कई केसेस हमारे पास आए हैं जिनमें घर के 2, 3, 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई फिर पता लगा है। तो मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कई ऐसी एंटिटीज़ का इस्तेमाल होता है और इंसान को मार दिया जाता है। एक केस स्टडी है, अगर आप कहो तो मैं शेयर। प्लीज़ सर, आप आराम से बताइए। तो केस क्या था कि एक लड़की है और अब्रॉड से थी। बहुत इम्पॉर्टेंट केस है इसलिए मैं इसे शेयर कर देता हूँ। वो अब्रॉड से थी और उसके फैमिली में जो इन लॉज थे, एक पॉइंट के टाइम उनको ये लगा कि अब इसको हटा देना चाहिए, इसको मुझे अपने बेटे से अलग करना है। ओके। उनका डिवोर्स कराना चाहते थे वो। अब डिवोर्स बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप करवाओ, अपने बेटे को बोलो आप डिवोर्स कराओ। लेकिन क्योंकि वो अब्रॉड में थे और अब्रॉड के परमानेंट रेजिडेंट थे और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत टफ है, अगर वो वहाँ पर डिवोर्स लेके उस लड़की को छोड़ते तो वो लड़की इनको फाइनेंशियली ड्रेन कर देती। लॉ सिस्टम ऐसा है। उन्होंने उन पर कुछ क्रियाएं ऐसी करवाई जिसमें मारण क्रिया शामिल थी। मारण क्रिया में उन्होंने सूखे मशान का इस्तेमाल किया। सूखा मशान? हाँ, तो मशान अलग अलग तरीके के होते हैं मशान, जिनमें एक होता है सूखा मशान, एक होता है कच्चा मशान। कच्चा मशान वो होता है जो छोटा बच्चा होता है और सूखा मशान वो होता है जो शरीर को सुखा देता है। मतलब मशान को आप शमशान से डिनोट नहीं कर रहे, ये एक एंटिटी होती है। ये एंटिटी होती है, मशान एक एंटिटी है। कच्चा मशान, सूखा मशान, ये एंटिटीज हैं। क्योंकि मशान हम जब भी सर सुनते हैं ना, दिमाग के अंदर शमशान की इमेज। तो शमशान है लेकिन मशान भी उसी का हिस्सा है, वो एक एंटिटी है जो शमशान के अंदर ही रहती है। ओके। तो सूखे मशान का इस्तेमाल किया गया, जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये आया कि उस लड़की ने 1 महीने में 25 किलो वजन खो दिया। विद ऑल फाइन मेडिकल रिपोर्ट्स, किसी मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, मतलब एज परफेक्ट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड कि कैसे हो रहा है और उनको ये डर था कि जितनी तेजी से इसका बॉडी वेट लूज हो रहा है, वो वैसे भी लड़की थी, उसका नॉर्मल वेट भी बहुत कम था, 60 किलो के आसपास था, जो कि 35-40 केजीज के आसपास आ गया था। उनको डर था कि जितनी तेजी से वेट लॉस हो रहा है ये मर जाएगी। अब उस फैमिली ने जहां वो रहती थी उस जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर उस पर क्रिया करवाई, ताकि अगर कोई साधक उसे डीकोड करे तो जिस जगह का डीकोड होगा वो उसके फैमिली मेंबर्स रहते हैं वहां। ओके। तो शक किस पे गया? उस लड़की के अपने रिश्तेदारों पे। दे वेंट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, उन्होंने वहां जाकर वो क्रिया की। तो मुझे बड़ा टाइम लगा उसे डीकोड करने में, बट ईश्वर की कृपा से शायद मेरी इंटेंशन सही थी तो मैं उसको डीकोड कर पाया और उस लड़की ने अपना 20 किलो वजन तब तक खो दिया, 25 किलो वजन तब तक खो दिया था और वो एक भयंकर डिप्रेशन में चली गई थी। वो उसने अपने आप को पब्लिकली आइसोलेट कर लिया था। उसका एक 5 साल का बच्चा था जिसके साथ वो केवल नॉर्मल रहती थी। तो सर इसमें आपसे सॉरी, अगर आप प्लीज़ अलाउ करेंगे तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये जो जिस लड़की के साथ ये प्रॉब्लम हुई, क्या कोई ऐसे रूट सिम्टम्स थे? क्योंकि मैंने सुना है कि जब किसी के ऊपर इतनी पावरफुल चीज़ छोड़ी जाती है और कोई लड़की अपने आप वेट लूज़ हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स पॉजिटिव हो रही है, तो आई थिंक हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ यही हो रहा होगा। ऐसा कुछ हो रहा है तो अजीब चीज़ें क्या होती है? मैंने ना अभी रिसेंटली कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ केसेस डिस्कस करने का मौका मिला, वो बताते हैं कि चलो हम दिखाते हैं, तो उसके अंदर कभी कभार हमने ऐसा देखा है और लोग बताने से डरते हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि लोग बताएं, जब भी किसी फीमेल के साथ कुछ होता है ना तो उसमें बहुत बड़ा कॉज होता है
रात को उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होना लगना, और वो होता भी है। ये आई नो काफ़ी कोई पॉडकास्ट या कोई गेस्ट ऑन कैमरा बताने को घबराता है, बट सच में सर पॉसिबल है और ये होता है? ये 110% होता है, बट डिपेंड्स अपॉन द एंटिटी एंड क्रिया। ओके, ठीक है। तो ऐसी कई एंटिटीज़ हैं, ऐसी कई क्रियाएं हैं जिनमें हम इस तरह का कोई भी अगर कोई साधक ऐसी कोई क्रिया कर रहा है तो वो एंटिटी का भोग ही सेक्स है। ओके, वो इसीलिए भेजते बहुत हैं। सारे केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिनमें लेडीज़ को रात में ये महसूस होता है कि कोई उनके साथ सेक्स कर रहा है एंड लिटरली उनकी बॉडी डिस्चार्ज होती है, और वो डिस्चार्ज जेन्युइनली होती है, और उसके बाद उनकी बॉडी में ना एक अजीब सी शक्ति का कम हो जाना और कमज़ोरी का आ जाना, एक आलस का आ जाना, सुबह उठने का मन ना करना, शरीर का अंदर से इतना वीक हो जाना जो उन्हें समझ नहीं आता। डॉक्टर्स इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, कभी कभी होती भी होगी, बट ज़्यादातर केसेस में ये नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से होती है, डिफरेंट एंटिटीज़ की वजह से। अब मैं वापस अपने केस पे आऊँ तो उस लड़की के साथ क्या सिम्टम्स हो रहे थे, क्योंकि उस पर 2 क्रियाएं हुई थी, एक मारण क्रिया और एक विद्वेषण। विद्वेषण भी एक क्रिया है जिसमें 2 पार्टनर्स को आपस में अलग कर दिया जाता है। ओके, वो भी षट कर्मों का ही हिस्सा है। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ कि उसके सिम्टम्स क्या है, उसे आग से डर लगने लगा। आग से? हाँ, तो जैसे माचिस की तीली को कोई जलाता था उसके सामने या आग लाइटर, वो बहुत तेज चीखने लगती थी और वहां से भागती थी। अचानक से एक बिल्कुल वो लड़की एक ऐसी लड़की थी जो पीपल जैसे लोगों के बीच में रहने वाला इंसान होता ना, बहुत बोल्ड एंड मतलब एक सोशल एनिमल, सोशल था वो, और वो अचानक से उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। बट एक चीज़ थी, वो अपने बच्चे के साथ नॉर्मल रहती थी बस, बाकी सब के साथ सामने चीखना चिल्लाना, और उसने कम से कम 2 से 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। तो ये केस उसके साथ लिटरली हुआ, और इस केस का रिजल्ट ये था कि अगर थोड़ी देर और होती उसे डिकोड करने में तो शायद उसे बचाना संभव न था। अंततः उसे बचाया गया, ईश्वर की कृपा हुई। हमने अपनी पूरी साधना से उस एंटिटी को उससे हटाया, मंत्रों की शक्ति से, और मनाकर, लड़कर नहीं, हमने उस एंटिटी को, उस मशान को अपने मंत्रों की शक्ति से थोड़ा फोर्स किया, और एक बलि उसको अर्पण करने के माध्यम से मनाया। पहले वहाँ से डिटैच किया, फिर अपने साथ उसे मनाकर हम ऋषिकेश तक ले गए, और ऋषिकेश में अपनी क्रिया और पूजा अर्चना करने के बाद उसे उस बलि के साथ गंगा में विसर्जित किया और उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना की। दिस इज माई वे ऑफ डीलिंग विद द एंटिटीज। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि बस उठा के आपने अपने पास रख लिया, आप उसको गंगा तक, ऋषिकेश तक लेके गए। कितनी एंटिटीज रख पाएंगे शिवम जी अपने पास? 25 साल की यात्रा है। और सर अगर कोई रखे तो कुछ स्पेशल, केवल वो एंटिटी रख सकते हो आप जिसका संबंध जो खुद किसी देवी देवता से जुड़ी हुई है या खुद एक देवी देवता है। आप ऐसे नकारात्मक ऊर्जाओं को रख रहे हो तो आपकी इंटेंशन खराब है, आप उनका अगेन नकारात्मक इस्तेमाल करना चाह रहे हो ना, तभी तो हमने उसे मनाया। पहले कुछ मंत्रों से उस पर दबाव बनाया, फिर उसको एक बलि सिस्टम के रूप में उसके सामने रखी और उसे कहा कि उसे छोड़, हम तुझे ये दे रहे हैं। तो इस पर मैं साधारण शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मनाया, जिस पर वो उसको मानना पड़ा क्योंकि हमारे मंत्र और हमारी सिद्धियाँ उसको मनाने पर मजबूर किया। वो मानी और उसको माना वो शमशान मशान, और उसको लेकर हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में उसे मंत्रों की शक्ति से उसको वहाँ वो बलि अर्पण की, उसको फिर वहाँ से गंगा में विसर्जित करके उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना की, ताकि कोई और उसका दोबारा इस्तेमाल प्रयोग ना कर पाए। तो दिस वॉज माई वे ऑफ डीलिंग विद एन एंटिटी, रादर देन फाइटिंग विद अस, रादर देन फाइटिंग विद हर, या रादर देन उसके साथ ये देखो मैं ताकतवर, सब मुझे नहीं समझ आता। मुझे मेरे गुरुओं ने जो सिखाया मैंने वही किया। अमेजिंग। और ईश्वर की कृपा से आज वो बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। एक रुद्राक्ष कवच मैंने उसे दिया हुआ है, वो लिटरली इंडिया में आई थी मुझसे मिलने, क्योंकि जब वो ठीक हो गई थी तो उसके ससुराल वालों ने उस पर दूसरा अटैक किया, उसे इंडिया बुलाया और एक ऐसे जगह पर ले जाकर बलि दिलवाई उसके हाथ से, जो कि भैंसे की बलि थी, इंडिया के एक फेमस मंदिर में। उस बलि के बाद उसके साथ उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें बांध दी गई, फिर घर लाया गया और घर लाकर एक और जीव की बलि दी,
जिसकी खून का रंग काला निकला। खून का रंग काला निकला? ये बिल्कुल सत्य घटना है शिवम जी। खून का रंग काला निकला और उस लड़की को फिर से डरा कर मारने की कोशिश की गई इन शक्तियों के। वो फिर मेरे पास आई, ईश्वर की कृपा से वो उसी टाइम था तो उसको हटाना थोड़ा आसान था। ईश्वर की कृपा से उसे हटाया और इमीडिएटली मैंने उसे रुद्राक्ष कवच बना कर दिया और कहा कि बेटा इसे अपने से कभी दूर मत करना। एंड नाउ शी इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन अगेन, अ पीपल पर्सन लिविंग अ बेटर लाइफ विद हर हस्बैंड हैप्पीली। आई होप आपको ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग। दिस इज शिवम अग्रवाल। थैंक यू सो मच गाइस।